नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। बहुत लोगों के क्वेरीज आ रहे थे मुझे कि एएसओ इन एमईए मुझे चाहिए, बट अब्रॉड जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और वहाँ जाने के बाद हमें क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती हैं, क्या सैलरी होती है, क्या पैकेज एक्चुअल बनता है, हमारी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें हमें पता नहीं है। एक प्लीज़ डिटेल वीडियो इस पर बनाओ, तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, आप बस वीडियो को ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले, obviously this video is about information of ASO in MEA, राइट। होता क्या है, सीजीएल एग्जाम को देना पड़ता है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको पता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। मैथ्स, ये जाने दो, इसको मैं नहीं बताता हूँ यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की क्या रिक्वायरमेंट है, इट्स ओके। एज रेस्ट्रिक्शन बता देता हूँ, 20 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, आपकी आयु। ये कुछ एज के क्राइटेरिया है, इसकी भी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों ने मेरे से मांगी थी कि आप प्लीज़ बताओ कि कौन से एज ग्रुप के लोग इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, जॉब वही है, एज वही है, कुछ एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस जनरल 10 ईयर्स, SC/ST 15 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए मिलता है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्टिंग मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजर डेट। तो ये बस इंफॉर्मेशन मैंने उन लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है जिनको एज के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, एसएससी सीजीएल देना पड़ता है आपको। जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं एएसओ लेना। कुछ लोग सीएसएस में लेते हैं, कुछ लोगों का इच्छा होता है कि हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, बाहर में रहेंगे, वहां जाके देश की सेवा करेंगे एज अ डिप्लोमेट, तो वो लोग एएसओ को चूज करते हैं इन एमईए। नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, सिंपल सा बात है, इंडिया, नेपाल, भूटान, तीनों जगह पे आप अगर हो कहीं के तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, इस एज ग्रुप के बीच में जितनी बार वैकेंसी आ गए उतनी बार आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप नहीं दे पाओगे, अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो। पे स्केल, इसके लिए जो सबको इंतजार करता है, सबको लगता है कि ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये प्लीज हमें बताइए। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अभी अगर बात करूं मैं रीसेंट, यानी कि अभी जो जुलाई में डीए बढ़ा है, 45% हो गया है, उसके बाद अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो इट्स नियरली 80,000, 80K है। कुछ इसमें डिडक्शंस होंगे और कट के अच्छा खासा सैलरी आपके हाथ में आएगा, नेट अमाउंट। इंडिया की बात है, दिस इज इंडिया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में है। बेसिक सैलरी क्या है, 4600 है। ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है, ग्रुप बी की ये जॉब है। बेसिक पे 44,900 है, एचआरए इतना अभी है, डीए आपका 45% के हिसाब से इतना बनता है। 3600 बनेगा आपका क्योंकि आप दिल्ली में रहोगे, दिल्ली बेस्ड जॉब है। तो ये सारी सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आप सैलरी के हिसाब से अपनी तैयारी, आपका मोटिवेशन, कुछ लोगों का सैलरी भी होता है कि मुझे इतना सैलरी मिलेगा तो मैं इसकी पढ़ाई करूंगा, तो ये आपका इंडिया का बात है। अब चलिए आगे देखते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एक एएसओ को एमईए में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आपको असिस्ट करना पड़ता है किसको, आईएफएस ऑफिसर्स को, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होता है। डे टू डे वर्क में आपको इसको करना पड़ता है असिस्ट। काम क्या होता है आपका, नोटिंग का काम होता है आपका, ड्राफ्टिंग का काम होता है, कम्युनिकेशन विद हेड ऑफिस का काम होता है, प्लान करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा वेरियस ऑफिसर्स से एज वेल एज हेडक्वार्टर्स एट द होम नेशन, राइट। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पीपल, कहीं आप मान लो विदेश जाते हो, ठीक है, तो आप वहां पे एज अ डिप्लोमेट, कहीं डिप्लोमेट में आप मान लो किसी एम्बेसी में ही काम करोगे कहीं पे, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने देश के बारे में वहां के लोगों को अच्छी चीजें बताओ और एक अच्छा कनेक्शन बनाओ। मतलब कि एक तरह से आप वहां पे एक टूरिज्म प्रमोट भी करोगे इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं ये भी आपका एक हिडन एम है, मिस्टीरियस एम है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। ये सारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एएसओ इन एमईए की। ट्रेनिंग, देखो अगर आपको नहीं जाना है विदेश तो ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। नो इमीडिएट ट्रेनिंग होती है, कोई इमीडिएट ट्रेनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग जाना है तो 30 दिन की आपकी एक ट्रेनिंग होगी जो कि रिगरस होती है, बहुत बढ़िया होती है। आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जाना है उसकी एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी,
मैंडेटरी है ये देखो मैंडेटरी, आपको सीखना ही पड़ेगा। मैंडेटरी का मतलब होता है आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेनिंग हेक्टिक है जैसा मैंने बताया, लेकिन टाइम पीरियड के लिए आपको ये एक्चुअल में तैयार करना है। आपका इसका मेन मोटिव है आपको तैयार करना। जब आप विदेश में जाओगे, कहीं पे काम करने के लिए जाओगे, तो आप प्रोफेशनल होके जाओगे, लेथार्जिक नहीं रहोगे, आराम आराम से काम नहीं करोगे। कहाँ होती है ट्रेनिंग? फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, जेएनयू, न्यू दिल्ली, है ना, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे मजेदार स्लाइड है। बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है और मेन मेन प्लेसेस क्या है। कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, A+, A, B, C, हार्ड सी। अब A+ कैटेगरी में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कंट्रीज बोलो, ये तो सिटीज है ना, दीज आर सिटीज। कंट्री कौन सा आपको मालूम ही है, अगर न्यूयॉर्क होगा तो यूएसए है, टोरंटो होगा तो कनाडा है, वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी होगा तो अगेन यूएसए है, वेलिंगटन होगा तो इट्स न्यूजीलैंड आई गेस, वेलिंगटन, यस। जिनीवा होगा तो ये कहाँ है देख लीजिए, स्विट्जरलैंड आई गेस। तो ये अलग अलग कंट्रीज के लोकेशन है, और भी इसमें होंगे। टोटल 80 होता है, टोटल 80 होता है, ठीक है। आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी वो 80 होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ए में कौन कौन सा है? लंदन, पेरिस, मैड्रिड, स्पेन, मेक्सिको सिटी, टोक्यो, जापान, ये ए में आ गए। बी में कौन कौन है? शिकागो, वॉर्शो, ज्यूरिक, सिडनी। सी में फिर आपका थिम्पू हो गया, तो पास में ही है भूटान, कुवैत हो गया आपका, और बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक है, और भी है, और भी होंगे। हार्ड सी, हार्ड सी का मतलब है कि थोड़ा डिफिकल्ट प्लेस है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि वहां पे सिचुएशन जो स्टेबल नहीं है। दैट कंट्री इज नॉट स्टेबल, वो कंट्री उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो आपको देखिए पता चल रहा है कि यहाँ पे काबुल है, डेमस्कस है, कंधार है, सीरिया भी है, होगी यहाँ पे। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे की सिचुएशन अच्छी नहीं है, थोड़ा सा जीवन वहाँ पे हार्ड आपका हो सकता है, इसीलिए ये कंट्रीज जो है सो सबसे लास्ट स्लॉट में रखी गई है। और जितने भी लोग होते हैं जो ये जाते हैं फॉरेन में, उनके सबसे नीचे प्रेफरेंस यही कंट्रीज होते हैं, यही प्लेसेस होते हैं जॉब लोकेशंस, लेकिन स्टिल उनको वहां जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर के प्लेसेस खाली नहीं मिलते हैं एट द स्टार्ट। तो आपको इनिशियली आपको यही सब जगह, बांग्लादेश, ढाका, यही सब जगह भेजा जाता है एट स्टार्ट, ठीक है। तो शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। अब ये है प्रमोशन पॉलिसी फॉर एएसओ, ये भी आप देखो। एएसओ 4600 ग्रेड पे की है। यहाँ से आप आओगे कहाँ पे? सेक्शन ऑफिसर 4800 पे। फिर यहाँ से आओगे ग्रेड पे 5400, सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड पे है। फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर। ये चेन है। आप कहाँ तक पहुंचोगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एज पे ज्वाइन करते हो और आप कितनी जल्दी प्रमोशन लेते हो। देखो, पहला प्रमोशन के बारे में बताया गया है, एएसओ टू सेक्शन ऑफिसर 4 से 5 साल में आप बन जाओगे, एलिजिबल हो जाते हो। मतलब बन जाओगे कि आप एलिजिबल हो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। अगर आप क्लियर कर लेते हो, स्लॉट वैकेंट होती है तो आपको मिल जाएगा। अगर स्लॉट वैकेंट नहीं है तो आप क्लियर भी कर लो तो फिर भी आपको बैठना पड़ेगा 2-4 साल। लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं भी करते हो तो 10 से 14 साल के अंदर में आप उस प्लेस पे पहुंच जाओगे, सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए बाकी एस्पेक्ट्स क्या है, वही जो भी मैंने बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव 5 साल में अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो। अंडर सेक्रेटरी उसके बाद 8 साल में, उसके बाद 8 साल में। फिर वहां से डिप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद 8 साल में आप एलिजिबल होगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट अवेलेबल, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम क्लियरेंस। मतलब कि बहुत एस्पेक्ट्स है। और आप कितने एज पे ज्वाइन करते हो, क्योंकि फिर आपको रिटायरमेंट भी मिल जाएगा 60 के आसपास। तो डिप्यूटी सेक्रेटरी से डायरेक्टर, उसके 8 साल बाद डायरेक्टर टू ज्वाइंट सेक्रेटरी। मतलब फिर वो सब यूपीएससी के कैंडिडेट जहां पर डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं वो प्लेसेस हो जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स। अब देखो यहाँ का बताया, क्या बताया जा रहा है, इन स्मॉल कंट्रीज द डायरेक्टर विल बी पोस्टेड एज कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया। कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे पोस्ट किया जाएगा डायरेक्टर को, विच इज एन एम्बेसडर लेवल, यानी कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। व्हेन यू बिकम एन अंडर सेक्रेटरी यू विल गेट द आईएफएस कैडर विच इज यूपीएससी। आपको ये पता होगा, ये मैं लिख देता हूँ। आपको सब दिख रहा है ना? हाँ, मोस्टली आपको दिख रहा है। यूपीएससी, दिस इज यूपीएससी कैडर। यहाँ पे यूपीएससी से जाता है, आपको पता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, है ना।
Therefore, you can consider yourself as an IFS officer. However, it happens only in very rare case, depending upon your service and ability. ये rare case है, ये याद रखना आप. As an IFS officer, you are entitled to keep a servant which can be hired from India. अगर आप IFS ऑफिसर बन जाते हो तो आपके अंदर एक सर्वेंट भी रहेगा जो कि आपके साथ अब्रॉड जाएगा और उसके सारे एक्सपेंसेस जो है, ये देखिए ये क्या दिया जा रहा है, एंड ऑल योर इनकर्ड एक्सपेंसेस, आपका जितना खर्चा होगा, एयर फेयर मेडिकल, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, भारत सरकार पे करेगी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ भारत सरकार पेमेंट करेगी, आपको कुछ इसमें करना नहीं होगा, आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा. और बढ़िया चीज है देखिए, और मजेदार चीज क्या, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस. ये जो सबसे बढ़िया चीज होती है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली अगर आप हो इसमें एएसओ इन एमईए हो और आपको विदेश जाना है, तो मेन चीज पर्क्स है जो आपको मिलेगा. वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है कैंडिडेट्स को कि मुझे जाना है बाहर में, देश से बाहर जाना है. नहीं तो यहाँ पे तो सैलरी उतनी ही रहनी है 80,000 के आसपास, जो कि सबकी है. किसी भी जॉब में अगर जाओगे आप ग्रुप बी में, अगर वो 44,900 के बेसिक पे का रहेगा तो सैलरी उतनी बनेगी, क्योंकि सब कुछ तो सेम है ना सबके लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटीज, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है. ये देखिए, अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको फ्लैट मिल जाएगा चाणक्यपुरी और द्वारका में कहीं पे, गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली, ठीक है. और ये बताया जा रहा है कि 3 साल बाद, क्योंकि आपकी फॉरेन पोस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो जो फ्लैट्स है वो वेकेंट रहते हैं. ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, आपको मिलेगा. यू गेट द बेस्ट फैसिलिटीज एंड इम्यूनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में आपके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में जाएंगे. अगर आप अमेरिका में हो, ब्रिटिश में, मतलब कि इंग्लैंड में हो, तो बेस्ट वहाँ के इंटरनेशनल स्कूल्स में जाएंगे. आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी वहाँ के हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी आप रहोगे. स्कूल की फीस और मेडिकल की फीस तो इतनी ज़्यादा होती है जितना कि आपका मंथली सैलरी भी नहीं होता है फॉरेन पोस्टिंग. बस आप ये सोचो कि कितनी ज़्यादा आपके ऊपर खर्च करती है भारत सरकार, आपके बच्चों के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, अगर आप फॉरेन पोस्टिंग में जाते हो तो. ठीक है. अब देखिए, फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन आपको मिलेगा, जो कि कई ग्रुप ए सर्विस से भी ज़्यादा अच्छा है इंडिया में, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा आपको. पहले असिस्टेंट को, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले असिस्टेंट को क्लास 1, मतलब कि अच्छी खासी क्लास 1 की मिलती थी टिकट्स, लेकिन अभी जो है सो उसको डिग्रेड करके इकोनॉमी क्लास की कर दी गई है, पता नहीं क्यों. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड, 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट. फुल्ली फर्निश्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ भी वहां पे खरीदने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होगी, हर चीज आपके घर में अवेलेबल होगी. क्या क्या अवेलेबल रहेगी, जैसे कि एसी, सोडा, रेफ्रिजरेटर, बेड, हर चीज, सोफा, सोडा नहीं होगा, इट शुड बी सोफा, सोफा, हाँ. तो हर चीज अवेलेबल रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बाई ऑल डेली थिंग्स, रोज के खर्चे की चीजों के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, समझो. इन केस अगर आप, एकोमोडेशन आपको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है फॉरेन पोस्टिंग में, तो फिर आप वहां के 5 स्टार होटल में रहोगे उस कंट्री में, जिस भी लोकेशन पे आप हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो आप लंदन में हो, आपको वहां पे एकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है लीज का काम हो, कुछ भी हो, कुछ ऑफिशियल वर्क है, उस टाइम के लिए आप रहोगे वहां के 5 स्टार होटल में, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा पैसा गवर्नमेंट देगी. ठीक है. अब देखिए, अभी जो चीजें मैंने बताई ये तो हो गया, ये तो हो चुका है. 3 इयर्स, 3 साल के बाद एलिजिबिलिटी आती है, 3 साल यहाँ पे काम करने के बाद एलिजिबिलिटी आपकी आएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है. और क्या है, फॉर फॉरेन पोस्टिंग, यस, आपको 5 से 10 डेस्टिनेशन को चूज करना पड़ेगा आउट ऑफ 60, 80 नहीं 60, मैंने वहां पे 80 बोला था, 80 नहीं 60 है. 60 डेस्टिनेशन में आपको चॉइस करना पड़ेगा, 5 से 10 डेस्टिनेशन, लेकिन प्रोवाइड आपको वही होगा जो मिनिस्ट्री देगी. और ऑब्वियसली बात है, अगर आप यंग हो, आप तुरंत ज्वाइन किया, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको छोटे जगह पे भेजा जाता है, जैसे कि सीरिया में हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, कंट्रीज में बता रहा हूँ, बांग्लादेश हो गया, ये सब जगह, फिर आपका भूटान हो गया, ऐसे जगहों पे आपको इनिशियली भेजा जाएगा एट स्टार्ट. यू विल बी गेटिंग फॉरेन अलाउंस, ऑब्वियसली बात है, आपको बाहर जाने के लिए उसके पैसे तो मिलेंगे, जो कि मैंने बताया, जहाँ पे भी आप रहोगे.
आपकी जो सैलरी बनेगी ना नियरली इन हैंड, वो 2000 से $2800 बनेगी, जो कि अगर इंडियन रुपीज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो वो 2 से 2.5 लाख के आसपास हो जाता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। और एक चीज है, अगर आप हार्ड सी कंट्रीज में रहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था हार्ड सी कंट्रीज कौन कौन से है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हार्ड सी कंट्रीज, हार्ड सी कंट्रीज, हार्ड सी कंट्रीज कहाँ गए, हार्ड सी कंट्रीज। हम्म, ये है हार्ड सी कंट्रीज, राइट। अगर आपको हार्ड सी कंट्रीज में जाना पड़े, काबुल, डेमस्कस, कंधार और भी सीरिया, बांग्लादेश, ऐसे जो भी है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो देखिए क्या बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये पैसा आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पे एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट मिलता है कि वहां पे जाने के लिए ऑब्वियसली रिस्क है ना। अगर आप काबुल में हो, जैसे मान लो 2021 में वहां पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कितना रिस्क फैक्टर है। अगर वहां पे आप सीरिया में हो तो वहां पे तो रिस्क फैक्टर है ही ना। तो रिस्क फैक्टर तो ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा क्राइम सेंटर्ड प्लेसेस है, टेररिस्ट सेंटर प्लेसेस है, तो वहां पे आपको रिस्क अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके पैसा जो है आपका, वो फिर 2.5 से नहीं, 3 से आपका 4 लाख भी हो सकता है, 4 लाख तक भी जा सकता है आपका। यू विल बी पोस्टेड इन अब्रॉड फॉर 3 years, ठीक है, 3 साल आप रहोगे विदेश में, जिसमें से 1.5 से 2 साल आपको हार्ड सी कंट्रीज में सर्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वापस आ जाओगे हेडक्वार्टर में आप, फिर आपको फॉरेन कंट्री के लिए कोई चूज करना पड़ेगा, दिया जाएगा आपको ऑप्शन, अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप जा सकते हो। ठीक है, ये तो सेम ही हो गया, तो इसकी तो कोई बात नहीं है। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि अगर आप विदेश जाते हो एज अ एएसओ इन एमईए तो क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, कुछ निगेटिव्स भी है, जैसे कि मैंने बताया हार्ड सी वगैरह के लिए, या फिर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप इंडिया में हो तो आपको छुट्टी मिल गई, छुट्टी लेके आप फटाक से आ गए अपने घर में कहीं पे भी इंडिया में, लेकिन विदेश जाओगे तो आप तुरंत फिर वापस इंडिया नहीं आ सकते हो। ये डिसएडवांटेजेस भी है। वहां पे जाओगे, नए कल्चर में रहना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें आपको सोच के फैसला लेना चाहिए कि अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सकते हो और बाकी चीजों से आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, तब आपको बिल्कुल ये चॉइस करना चाहिए, आपको ये चूज करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप ट्रैवल फ्रीक हो तो आप कर ही सकते हो। आई होप सो कि मैंने सब चीजें क्लियर कर दी है। ओके, चलिए नए वीडियो में मुलाकात होगी। एंड वन मोर थिंग, आपने हर घर ऑफिसर, हर गांव ऑफिसर अगर देखा है बैच को तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो थैंक यू फॉर ऑल द लव जो भी आपने दिया है और इतना सराहा है उस बैच को। एक वीडियो उस पर आ चुकी है, कल उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आई होप सो कि एवरीडे कोशिश करूंगा वीकडेज में कि वीडियोस आते रहे। अगर आपने देखा नहीं तो आप प्लीज़ जाकर उसको देखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।